Hello everybody. So today again we are reading the chapter 2 of class 8 geography. तो हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट्स में इसको पढ़ लिया है और उन 3 पार्ट्स में हमने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया था, दैट वर लैंड, सॉइल. ओके, सो नाउ वी वर डिस्कसिंग वाटर. और अब हम पढ़ेंगे कि वाटर को क्या वाटर की अवेलेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हमने सब पढ़ लिया था कि लैंड क्या 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 होता है, उसको कैसे कंज़र्व कर सकते हैं. सॉइल क्या है, उसकी क्या क्या पार्ट्स हैं, उसको कैसे कंज़र्व कर सकते हैं. लैंडस्लाइड्स क्या हैं एंड सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है अंदर तक, कैसे कैसे क्या क्या होता है. वेदर रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक क्या होता है, और सॉइल के जो फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या होते हैं. लास्ट पार्ट्स में हमने ये पढ़ा था और हमने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ा था और उसके कंजर्वेशन मेथड्स भी पढ़े थे. एंड नाउ इन द फोर्थ पार्ट, इन द लास्ट थर्ड पार्ट हमने वाटर भी पढ़ लिया था कि वाटर कहाँ का कितना अवेलेबल है और वाटर साइकिल क्या कैसे उसको रिवाइव कर देती है. तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. तो लेट्स रीड. देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि हम यहाँ क्या पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए. तो देखो, जहाँ भी स्कैर्सिटी आ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि उस चीज़ की कमी है. तो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. तो हम पढ़ रहे हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कहाँ कहाँ है और किस किस तरीके से है और क्यों है. सो यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि आपने देखा होगा कि अफ्रीका के कई बार अपने पास फ़ोटोज़ आते हैं कि अफ्रीका में कितनी ज़्यादा तेज़ धूप रहती है. तो क्या हो गया, क्लाइमेट की वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है, राइट. बहुत ज़्यादा धूप रहती है, हर वक्त गर्मी रहती है और वहाँ पे शॉर्टेज है वाटर की. वेस्ट एशिया में आ गया यूएई, दुबई एंड ऑल, एंड साउथ एशिया में भी कोरिया एंड ऑल आ गया. सो यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. और वेस्टर्न यूएसए में भी है जो कि कैलिफोर्निया, एलए जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाटर की स्कैर्सिटी है. क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है उनका वो कई बार सही नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए. और कई बार उनकी जो क्लाइमेट के अलावा उनका जो वाटर है वो वहाँ पे पहुँचाया नहीं जा सकता. सो लेट्स रीड द अदर थिंग. तो लेट मी जस्ट क्लियर अ फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि दुबई जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट एशिया, तो दुबई जो है वो वेस्ट एशिया में आता है. तो जो दुबई अपनी जो रेन है वो केमिकल से क्रिएट कर रहा है ताकि उनके पास बारिश आ सके, उनके जो बादल हैं वो बारिश बरसा सके. क्योंकि वो जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. तो जो दुबई है वो अपनी कुछ केमिकल से रेन को क्रिएट कर रहा है. वो क्या करता है, प्लेन के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको वो भरता है और फिर उसको जो केमिकल्स हैं उनको एयरप्लेन के थ्रू उनके जो क्लाउड्स हैं उन पे उनको छोड़ देता है, उन केमिकल्स को, जिससे ताकि बारिश हो जाए. तो मतलब देखो कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है वाटर की. इसलिए कहते हैं कि वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास वाटर है तो उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, राइट. सो लेट्स रीड. कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट susceptible to droughts face great problems of water scarcity. तो जो ऐसे जोन्स में कंट्रीज़ लोकेटेड हैं वो सबसे ज़्यादा ड्रॉट्स का शिकार होती हैं. ड्रॉट्स क्या होते हैं, जब पानी जो होता है वो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है वहाँ पे, उसको ड्रॉट कहते हैं, ठीक है. तो इनको
इन जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ऐसे जो क्लाइमेटिक जोन्स में कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है वाटर प्रॉब्लम का और वाटर स्कैर्सिटी का और ड्रॉट्स का। ओके, तो दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation or the scarcity is caused by over exploitation और contamination of water sources। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ हमें वो बताए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि क्यों होता है वाटर शॉर्टेज ज़्यादातर। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन के वजह से। तो देखो, वाटर क्या होता है, वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, राइट। तो वाटर जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश आती है, राइट, तो जब बादल में से पानी आता है, फिर यू कैन से बारिश आती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो जब सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता, मतलब जैसे बारिश आती है इंडिया में जुलाई के अंदर, राइट, जुलाई एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाले मंथ्स कौन से रहते हैं, बारिश के रहते हैं। तो इनमें बारिश आ गई, राइट। सो हमारे जो डैम्स हैं, जो हमारे वाटर की चीज़ें हैं, वो सारे वापस से रिचार्ज हो गए हैं, उनमें वापस से वाटर फिल हो गया, जहाँ वाटर रहता है, राइट। तो जहाँ से डैम्स वगैरह होते हैं वो सारे वापस फिल हो गए। क्यों फिल हो गए, बारिश की वजह से वो वापस फिल हो गए। ओके, सो इसीलिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू के सीजनल बारिश नहीं आई जुलाई वगैरह में, या फिर कभी बारिश नहीं आई, तो क्या होगा, स्कैर्सिटी होगी, ठीक है। सो अगर हम स्कैर्सिटी इनकी क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की वजह से। एंड देन कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज इज़ अ वेरी वेरी डॉटफुल थिंग टू से, क्योंकि कंटामिनेशन वाटर सोर्सेज का बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारी ऐसे केमिकल्स बना देती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में रहते ही रहते हैं, उनको कभी भी ख़त्म नहीं करा जा सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के जो पानी है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो सारा वो सारे केमिकल्स को वो वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, ताकि उनको कहीं और जाके उस वेस्ट को ख़त्म ना करना पड़े। तो इसका ये जो कॉन्सिक्वेंस फिर इसका क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो पल्यूट हो जाता है और जो वाटर की स्कैर्सिटी कॉज होती है। ओके, सो कंटामिनेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग, और इसको रुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, राइट हेयर, कि रिवर यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह हैं। ओके, गार्बेज मतलब कूड़ा, एंड सीवेज मतलब जो उनकी लाइंस हैं, वो जो टॉयलेट लाइंस हैं वो भी। Okay, so let's continue with the topic of conservation of water resources. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो वर्ल्ड है वो क्या फेस कर रहा है, हमें जो पानी है, जो पूरा पानी है वर्ल्ड के अंदर, वो जो वर्ल्ड पूरा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि उसको क्लीन और एडुकेट वाटर सोर्सेज नहीं मिल पा रहे, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड फेस कर रहा है। ओके, सो नाउ वी विल रीड द स्टेप्स दैट हैव टू बी टेकन। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स। ओके, सो हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए। इवन दो वाटर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पढ़ने में आ रहा है कि वाटर जो है अब बिल्कुल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, वो खुद को रिचार्ज कर सकता है, वो वापस आ सकता है, लेकिन इसका जो ओवर यूज़ है और पोल्यूशन जो है वो उसको वाटर को अनफिट कर देता है यूज़ करने में। तो देखो, अब अगर हमने हमारे डैम्स के अंदर पानी में केमिकल अगर घुल जाएंगे तो हम उसको कैसे पी पाएंगे, राइट। अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। तो वो हम उसको नहीं पी सकते और हम उसको यूज़ में भी नहीं ले सकते किसी भी चीज़ के अंदर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हमें स्टेप्स लेने ही होंगे।
और पोल्यूशन को और ओवर यूज़ को बिल्कुल कम करना होगा। ओके, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। अब देखो यहाँ पे लिखा है पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। तो अगर हम सही तरीके से सीवेज को, जो हमारा गंदगी है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, उसको अगर हम सही तरीके से ट्रीट करके, सही तरीके से साफ़ करके अगर उसको कहीं और फेंकें तो जो हमारा वाटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, राइट। तो एग्रीकल्चर केमिकल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वाटर को गंदा करते हैं, पल्यूट करते हैं, राइट। सो इसीलिए हमें हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करके, अनट्रीट करके नहीं या फिर पार्शियली ट्रीट करके नहीं करना है, हमें बिल्कुल सही तरीके से उसको ट्रीट करके उन केमिकल्स को, उन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होते हैं जो सारे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, राइट। इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं और जो कि वेस्ट में बच जाते हैं और जो ये लोग वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ देते हैं, यही सारी जो चीज़ें हैं वही मेजर contaminants हैं। ओके, सो दे pollute वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो यहाँ देखो क्या लिखा है कि इन कुछ केमिकल्स के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो जो वाटर है उसको किससे पोल्यूट करते हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। नाइट्रेट्स इज अ केमिकल विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, मेटल्स भी और पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वाटर के लिए। ओके, सो most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. So as I said before, ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारे साथ कुछ भी करके एनवायरनमेंट में रहते ही हैं। तो और वो ह्यूमन बॉडीज़ को पहुंच भी सकते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं उन केमिकल्स के थ्रू, क्योंकि वो हमारे अंदर वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, राइट, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। यू आर अ ह्यूमन, तो जो आप वाटर पीते हो तो कई बार पोल्यूटेड भी आता है, राइट। तो कभी आपने देखा हो कि जो हमारे पास कई बार जब नल आता है, जब आपकी मम्मी भरती हों कभी नल, तो आपने देखा हो कि कई बार जो नल आता है उस पानी के अंदर बदबू आ रही होती है, राइट। तो वो गंदा होता है पानी। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा कई बार मिल जाता है, और अगर हम उस पानी पी लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम उस पानी को कई बार बहा देते हैं और हम उसको नहीं पीते, थोड़ी देर खोलने के बाद आने लगता है साफ़ पानी, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा कंज़र्व करना है वाटर को। और यहाँ पे जो कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं दिए हैं। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। तो राइट, तो वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो एफ्लुएंट्स हैं, जो गलत जो केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री में से निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से ट्रीट करके भी उनको निकाला जा सकता है, ताकि वो आगे जाके वाटर को पोल्यूट ना करें और हमारी बॉडीज़ के अंदर, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर ना रहे, राइट। तो इसीलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है इन एफ्लुएंट्स के अंदर से। तो इस इन एफ्लुएंट्स की वजह से, गार्बेज की वजह से, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सही तरीके से उसको ट्रीट करना है, राइट। तो नाउ वी रीड, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे एक और मेथड है कि जो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी बहने नहीं देती हैं, राइट। तो वो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जो अगर हम वेजिटेशन लगाते हैं या फिर हम क्रॉप्स लगाते हैं, तो जो वो क्या करती हैं, तो वो जो वाटर होता है उसको होल्ड करके रखती हैं। जैसे वाटर सॉइल को, जो जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के रूट सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, राइट। वैसे ही जो फॉरेस्ट की जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर को भी होल्ड करके रख सकती हैं, वो एक सरफेस रन ऑफ नहीं कर सकती और अंडरग्राउंड वाटर को भी वो होल्ड करके रखती हैं। ओके, सो नाउ वी रीड, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर
मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। सो वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, जब रेन हार्वेस्टिंग होती है तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपके छत पे बारिश आ रही है, राइट, आपके घर पे आपके एरिया में बारिश आ रही है, राइट, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो छत है उसमें पानी भर जाता है और फिर वो ऐसे ही नलियों और नालों से निकल के जो कैनल्स होते हैं जो कि लिंक नहीं होते वो जाके नालों में चले जाता है और वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, राइट। तो हम उस वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम एक कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि आपके छत के ऊपर जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसका प्लांट लगा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंजर्वेशन का मेथड है वाटर का, राइट। हम इससे भी वाटर को सेव कर सकते हैं। ओके, सो the canals used for irrigation field should be properly linked to minimize losses by water seepage. ओके, सो जो कैनाल्स होती हैं जो इरिगेशन फील्ड्स के अंदर जारी होती हैं उनको भी सही तरीके से लाइन करें। ऐसे नहीं कि कई बार आपने देखा हो या फिर आपके आसपास अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं या फिर तो आपने कभी एग्रीकल्चर को देखा हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे पाइप्स होते हैं, राइट, कि वाटर को और क्रॉप्स तक पहुँचाने के लिए, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम कि हम जो वाटर के जो कैनाल्स हैं, जो वाटर की पाइप्स हैं, उनको आपने कई बार देखा हो कि वो कहीं से कहीं निकल रहे होते हैं, कहीं से कहीं निकल रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन कैनाल्स को सही तरीके से सही लाइन में लगाना है ताकि क्या हो, जो वाटर हो वो वेस्ट ना हो और जो वाटर हो वो कहीं और ना जाए और जो वाटर हो वो बिल्कुल सही तरीके से हमारे यूज़ के अंदर आए। तो हम कुछ आगे यहाँ पे हमें दे रखा है कि और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सो let's begin. Sprinklers effective irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Okay, so यहाँ पे sprinkle system का एक example भी दे रखा है। As you can see, this is what sprinkle system looks like. Okay, so sprinkle system में क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ये आपका लैंड है तो इन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे पाइप्स लगा दिए। ओके, तो ये क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम में इन लोगों ने पाइप लगा के यहाँ पे इन्होंने करवा दी बिल्कुल जैसे किसी कह सकते हैं नकली रेन करवा दी। तो उसका जो पानी है वो ऐसे बारिश की तरह पड़ता है पूरी क्रॉप के अंदर। और क्या होता है, वाटर जो होता है जैसे हम डायरेक्टली जब हम कभी क्रॉप्स को वाटर देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पानी का वेस्टेज होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि स्प्रिंकल सिस्टम को लगाएंगे तो वाटर का जो यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा और पानी जो है वो क्रॉप्स के ऊपर भी चला जाएगा और हमारी क्रॉप्स को भी हार्म नहीं होगा। ये तो हो गया स्प्रिंकल सिस्टम हो गया ये, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। ओके, एंड देन in dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. So now I'll tell you what drip और trickle irrigation क्या होता है। तो dry regions जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वाटर की जो शॉर्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। वहाँ पे उन लोगों को पानी बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो हम इसमें वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे हम क्रॉप्स के ऊपर पानी भी सही तरीके से पहुँचा सकते हैं, तो उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो अब हमने पढ़ा स्प्रिंकलर सिस्टम, राइट, और अब दूसरा हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये क्या होता है कि अगर हम इसको लगवा लें, इस ड्रिप सिस्टम को अगर हम लगवा लें तो हमारी जो फ्यूचर की वाटर की जो मेहनत है और जो शॉर्टेज है वो कम हो सकती है और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वाटर के लिए वो भी कम हो जाएंगे अगर हम ड्रिप सिस्टम को लगवा लेंगे। तो लेट मी टेल यू हाउ दिस ड्रिप सिस्टम वर्क्स। सो दिस इज़ योर फील्ड, ओके, दिस इज़ योर फील्ड, ओके, दिस इज़ द फील्ड, ओके। सो यहाँ है हमारी क्रॉप्स, ये हमारी क्रॉप्स हैं, ओके। यहाँ मैं बीच में ये जो मैं बना रही हूँ ये लाइंस वो पाइप्स हैं, ओके। सो ये हमारी क्रॉप्स हैं, ओके, और ये जो हैं ये मैंने बनाए हैं पाइप्स को। तो ये क्या करते हैं, इन पाइप्स के अंदर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी आता रहता है सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप्स पे।
ये जो पाइप्स होते हैं वो इस तरीके से इरिगेटेड होते हैं हमारी क्रॉप्स के अंदर कि जो क्रॉप्स है सिर्फ वहीं पे पानी जा रहा होता है। ओके, सो क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी आप तो 1 घंटे के लिए खोल के रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा और जो वाटर है वो भी बूंद बूंद करके ही सही है लेकिन वाटर जो है वो क्रॉप के ऊपर भी जा रहा है। और ड्राई रीजन्स में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ईजी और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो होता है वो वहाँ पे बारिश भी नहीं होती और जो वाटर का शॉर्टेज है और वाटर का जो स्कैसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा थ्रेट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिससे आराम से जो वाटर है वो क्रॉप्स तक भी पहुँच जाए और जो वाटर है उसका लॉस भी ना हो और हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं हो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसको अगर आप एक बार लगवा लेते हैं तो वाटर जो है, वाटर के जो आगे के एक्सपेंसेस होते हैं और जो शॉर्टेज होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, सो हियर बाय वी हैव रेड टिल व्हाट वी हैव रेड व्हाट लैंड इज़, हाउ मच लैंड इज़ देयर, व्हाट इज़ सॉइल, व्हाट इज़ हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल एंड लैंड, एंड नाउ वी read what we read, what is water and how we can conserve and what are the problems of water availability. So now we will continue with natural vegetation and wildlife. तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है, एक स्टोरी दी गई है जो कि हम रीड करेंगे। तो some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful bag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lamp, shades, and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty." ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कुछ स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो गए हैं एक एग्जीबिशन में जो कि हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन है। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं, जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम प्लांट्स वगैरह से कुछ चीज़ें लेकर और हम उसको स्यू करके हम उसको सी कर कई बार हैंडीक्राफ्ट्स बना लेते हैं तो क्या हो गया, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसकी कई बार एग्जीबिशन लगती है, अगर आपके स्कूल के अंदर कभी लेके गए हो आपको तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशंस लगती हैं। सो इस एग्जीबिशन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में से कुछ चीज़ें लेके आई हुई हैं। इस एग्जीबिशन में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जो कि अलग अलग जगहों से आई हुई हैं। तो मोना जो है उसने क्या करा है, उसने एक बैग को उठाया है और बोला कि ये बहुत ही प्यारा से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंड बैग है। तो उसकी जो टीचर है वो उससे क्या बोलती है, यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। तो जूट क्या है, जूट एक प्लांट होता है जिससे हमें जूट का एक जो प्लांट होता है जिससे हमें एक थ्रेड टाइप चीज़ मिलती है जिससे हम हैंड बैग्स वगैरह बना सकते हैं। ओके, सो उससे उसने वो एक हैंडबैग जो था वो बना हुआ था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमें इसमें हम क्या पढ़ें कि रिसोर्सेज हैं ये चीज़ें, राइट। तो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके से रिसोर्स है हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जूट जो है, जूट क्या होता है, एक प्लांट है, उससे क्या बना हुआ है, एक हैंडमेड बना हुआ है, हैंडबैग बना हुआ है, राइट, हैंडमेड हैंडबैग है। सो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो नीड है हैंडबैग की वो फुलफिल हो रही है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, जो कि हमारी जो नीड है उसको फिलफिल करे, उसको रिसोर्स कहते हैं। तो ऐसी सिर्फ एक जूट एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ जूट ही नहीं करता है हमारी हेल्प, पूरा जो नेचुरल वेजिटेशन और जो पूरी नेचुरल लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं जिससे हम खाना पकाते हैं, प्लांट से हमें लेटेक्स मिलता है जिससे रॉबेंस बनते हैं, प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, प्लांट से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए एक रिसोर्स हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। प्लांट से बहुत सारी, जिसे कह सकते हैं हम कि बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। अब वो जो रिसोर्स है उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे, हम किस तरीके से उसको बचाएंगे, उसमें क्या क्या हमारे पास वेराइटीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो हम लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी के जूट से वो हैंडबैग बना हुआ है। तो उसकी टीचर कहती है मोना की, क्या तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे बास्केट्स और लैम्प शेड्स और चेयर्स जो रखी हुई हैं, वो जो है वो केन्स और
बैम्बूज से बनी हुई हैं। बैम्बूज और केन्स आप लोगों को पता ही है, केन्स होते हैं। गन्ना जो होता है बहुत ज़्यादा एक यू कैन से एक स्टिक जैसा होता है, जिससे हमें थोड़ी स्किन मिलती है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बास्केट्स, लैम्पशेड्स और चेयर्स, राइट। तो यही जो बास्केट्स, लैम्पशेड्स और चेयर्स हैं वो यहाँ पे किस चीज़ से बनी हुई हैं, बैम्बूज और केन से। अगेन नाउ आई विल से कि किस तरीके से हमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक हमारा रिसोर्स है जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक रिसोर्स है। अब देखो, हमने नेचुरल वेजिटेशन का तो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्स है, हम ये भी देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हमारा रिसोर्स है, राइट। सो लेट्स सी हियर इज़ अ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या करता है, एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर निकालता है अपनी यू कैन से स्पिट से, जिससे जो सिल्क का कपड़ा होता है वो बनता है। इसीलिए सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो हमें इनको भी कंजर्व करना है और हमें इसी तरीके से हमारे जो इकोसिस्टम है उसको पूरे को इसी तरीके से कंजर्व करना है, ओके। सो नाउ वील रीड के यहाँ पे किस तरीके से चेयर्स बनी हुई हैं बैम्बोज और वगैरह की। तो यहाँ पे वो बोल रही है टीचर कि इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोस प्लेंटी मतलब बहुत सारे अच्छे खासे बैम्बूज जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में ग्रो करते हैं, ओके। तो जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, ओके। जस्सी हेयर इज़ अ स्टूडेंट एज वेल। सो जस्सी जो है वो एक सिल्क स्कार्फ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, राइट। तो नाउ वी रीड दैट सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सो एज आई सेड, सिल्क किससे ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। तो हेयर इट इज़, द सिल्क वॉर्म इज़ हेयर, right. So you can see how the silkworm looks like. So let's read that bred on mulberry trees. तो कहाँ पे होते हैं सिल्कवॉर्म्स, कहाँ होते हैं, मलबेरी ट्रीज़ पे, ओके। तो मलबेरी ट्रीज़ हो गई एक वेजिटेशन और सिल्कवॉर्म जो हो गया एक वाइल्ड लाइफ हो गया। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हो गई, राइट। So the children understood that plants provide us many different products that we use in our day-to-day life. So यहाँ पे चिल्ड्रन ने क्या समझा, और वही चीज़ आप लोगों को भी समझनी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स देते हैं डे टू डे लाइफ में, ओके। सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. So here let me just explain what is saying कि देखो, अब हमें सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए lithosphere. Lithosphere is, what is lithosphere? The land which we live on, okay. And now अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, what is hydrosphere? Hydrosphere is the water that we drink. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एटमॉस्फेयर, ओके। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जहाँ से हमें पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को जो है, ये जो जहाँ भी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें होंगी वहीं पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और उसको हम क्या कहते हैं, लेट मी टेल यू, हम कहते हैं बायोस्फीयर. व्हाट डू वी कॉल इट, बायोस्फीयर. जो मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे लिथोस्फीयर हो मतलब लैंड हो, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर हो मतलब, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, तो जहाँ पे वाटर हो, राइट, और जहाँ पे ऑक्सीजन हो, जहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लीन हो, तो वहीं पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए उनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ओके. सो दिस सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉन एज इकोसिस्टम. अब इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. क्या होता है इकोसिस्टम, जब जो ह्यूमन लाइफ है, जो बायोस्फीयर लिविंग बींग्स हैं, वो एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट होते हैं, जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ओके. सो
vegetation and wildlife are valuable resources. okay, so as I said before, vegetation और जो wildlife है वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा valuable resource है, बहुत ज़्यादा valuable resource है. okay, so till here we are reading, and in the next part we'll read from here, from plants. okay, so goodbye.